नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी। इनसे बात करेंगे कि उपचुनाव जो बिहार में हो रहा है उसका चुनाव प्रचार करके भी लौटे हैं, क्या तैयारी है और कैसी लड़ाई है। आप बहुत घूमे उपचुनाव में, कैसी लड़ाई है? देखिए, मात्र 3 जगह हम घूमे हैं। जो कमिटमेंट था हम लोगों का कि हम चुनाव जहां से लड़ रहे हों नाथनगर से, वहां पर लोग आके हमको मदद करें और हम उनके क्षेत्र में जाकर मदद करेंगे। तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हमारे साथ 2.5 दिन नाथनगर में रहे, वर्क किया। उसके बाद फिर 2.5 दिन हम सिमरी बख्तियारपुर में गए और फिर 1 दिन समस्तीपुर गए। हम जो परिस्थिति देख रहे हैं तीनों जगह, जहां खास करके नाथनगर में तो स्थिति ये है कि लोग का कहना है कि एक ही तबके के लोग को, चाहे एमपी हो एमएलए हो, 2-3 टर्म से बनते आ रहा है। क्या दूसरा का हक नहीं है लड़ने का या रिप्रेजेंटेशन कर देने का? तो इसके चलते वहाँ रिएक्शन है। और हमारा जो उम्मीदवार है अजय कुमार राय, वो एक वैसे कैटेगरी के हैं जिनके आज तक नहीं दिया गया है वहाँ पर कोई सीट। माने उस समाज के लिए एक नई चीज़ है, उसको एकदम किस तरह से प्राप्त करें ऐसा होड़ मच गया है। रही बात शेड्यूल कास्ट में, वहाँ पर अच्छी जनसंख्या है, खास करके रविदास जी का। तो रविदास जी के जनसंख्या ज़्यादा है, तो हम लोगों ने कोशिश की उनकी भावना को टच करने का कि देखिए, बहन मायावती जी को ये भाजपा वाले लोग, अगर थोड़ा सा डिफरेंसेस होने की बात आई तो उनके नज़दीकी के यहाँ रेड करवा दिए। फिर हमारे अंबेडकर साहब का फ़ोटो है, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। संत रैदास जी हैं, उनका फ़ोटो को दिल्ली में ये किया गया है। कहने का मतलब कि एनडीए के लोग हमारे हितैषी नहीं है। लेकिन आपकी लड़ाई वहाँ किससे है? आरजेडी से है कि एनडीए से है? एनडीए मतलब कौन उम्मीदवार है? आमने सामने की लड़ाई किससे? हाँ, देखिए, ये बात सही है। आरजेडी से तो वहाँ पर कोई लड़ाई है ही नहीं है, क्योंकि आरजेडी से अगर लड़ाई होती तो अशोक यादव जो वहाँ पर एक राइवल कैंडिडेट खड़ा है, और तेजस्वी जी 2-2, 3-3 मीटिंग किए, दोनों 3-3 मीटिंग को लोग नहीं करने दिया, तो वो तो कहीं है नहीं। हाँ, जदयू का ऑफिशियल हिसाब है, भाजपा का यह है, तो इसलिए वो सामने हैं। लेकिन वहाँ भी यही बात आई, जो बात हम अभी कह रहे थे, वहाँ का जदयू उम्मीदवार के ही लिए बात आती है कि एक ही परिवार, एक ही समाज के लोग लगातार वहाँ दे रहे हैं। इसलिए अभी आप घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, जो हमारा सर्वे सामने आ रहा है उसके अनुसार महागठबंधन में जो फूट है, मतलब तेजस्वी जी अलग लड़ रहे हैं, आप लोग अलग लड़ रहे हैं, इससे हार हो रही है ज़्यादा सीटों पर। नहीं है, इस चीज़ को हम लोग नहीं मान रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि सब लोग ये जानता है कि महागठबंधन अगर 5 पार्टियों की थी तो एक पार्टी, बेशक वो बड़ी पार्टी है, उसको सबको लेके चलना चाहिए था, लेकिन वो कमिटमेंट से अलग हट करके उन्होंने कैंडिडेट दे दिया। तो स्वाभाविक है कि जानबूझ करके और लोगों को चाहा कि साहब ये लोग अलग हटे, चाहे इसका राजनीतिक कारण कुछ भी हो। तो वैसी परिस्थिति में जो वहाँ का कैडर है वो सब कोई समझता है कि साहब अपने हित में उन्होंने ये बात किया, महागठबंधन के हित में बात नहीं की। कहा जा रहा है कि तेजस्वी ये जानना चाहते थे कि आपका वोट कितना है, आप कितना अपने बल पर अकेले वोट ला सकते हैं, ताकि विधानसभा चुनाव जो 2020 का है उसमें आपको आईना दिखाया जा सके। अब ये तो सामने आएगा, कल चुनाव है, आ जाएगा, लेकिन ये एक तर्क है, मात्र तर्क ही है मात्र। अगर हमको आईना दिखला करके वो सीट ले लेते तब ना पता चलता, लेकिन वो तो हम समझते हैं 3rd में रहेंगे कि 4th में रहेंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में वो वैलिड नहीं है। हम समझते हैं वहाँ पर हमारा कैंडिडेट नाथनगर में जीतेगा। वही बात सिमरी बख्तियारपुर में भी है। सिमरी बख्तियारपुर में भी कभी कैसर आलम, कभी उनके पिताजी, कभी अरुण यादव, कभी वो, कहने का मतलब इसका भी रिएक्शन वहाँ पर काफ़ी है, और जिसके चलते और उन लोग एक सर्टेन तबके और सर्टेन स्थान में ही वो लोग जाते हैं। आपके हिसाब से तो तेजस्वी यादव हर जगह हार रहे हैं। हम तो 3 जगह की बात तो जरूर कह रहे हैं कि नाथनगर, सिमरी बख्तियारपुर और समस्तीपुर में महागठबंधन के लोग
जीतेंगे। लेकिन इनका तेजस्वी जी का सवाल है, अब बांका में क्या है, बेलहर में क्या है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन किशनगंज का कांग्रेस का सवाल है, वहाँ भी क्या है, मैं नहीं कर सकता। इस हार के जिम्मेवार कौन होंगे, तेजस्वी यादव या जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी? अब ये पहले हो जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। इस पर अभी कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन महागठबंधन को साथ नहीं लेकर चलने के लिए कौन दोषी है? ये तो कल हम बोल चुके हैं, ये तो कल हम बोल चुके हैं कि भाई महागठबंधन को में कहीं न कहीं दरार हो गया है, चाहे गलती जिसकी भी हो। और ये भी मैंने कहा है कि अगर दरार किसी की गलती से हुई हो, इसका मतलब है कि भाजपा को मदद करने की टेंडेंसी है, ये भी कहा है। आज भी मैं कहता हूँ कि अभी भी समय नहीं गुजरा है, महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो और उसमें तय हो करके जो जहाँ डिसीजन लेना है लेना चाहिए, न कि एक पार्टी डिसीजन ले। लेकिन मांझी जी का इशारा तो साफ तेजस्वी की तरफ है कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं। नहीं, हम उसकी बात में, हम भी अगर मान लीजिए कि हम फॉल्टी हैं, अगर हमारे चलते महागठबंधन में कोई बात होती है तो हम दोषी हैं, इसका मतलब हम भाजपा को मदद करना चाहते हैं। तो इसलिए सिर्फ तेजस्वी जी का मामला नहीं है, कांग्रेस का भी हो सकता है। कांग्रेस किस परिस्थिति में तेजस्वी जी को समर्थन देने की बात किया कि 4 सीट पर हम समर्थन करेंगे, क्यों नहीं गए उनके सीट पर वर्क करने के लिए? तेजस्वी ने कहा कि हम कांग्रेस को मदद करेंगे, क्यों नहीं उनके सीट पर वर्क करने के लिए गए? लेकिन जीतन मांझी तो कहा कि हम वीआईपी को मदद करेंगे, वीआईपी ने कहा कि हमको मदद करेंगे, तो वो मदद किया। और फिर हम लोगों ने ये कहा कि अगर कांग्रेस से बुलावा आएगी तो हम लोग समस्तीपुर और किशनगंज भी जाएंगे। बुलावा 2 दिन पहले आ गई चिट्ठी के मार्फत से मदन जी का और एक सेंट्रल लीडर से, तब फिर हम लोग समस्तीपुर गए, दोनों हम लोग संयुक्त जाकर के कंपेन किया है। अब आप जोड़िए कि महागठबंधन का इंटरेस्ट या महागठबंधन की बात कौन कर रहा है। लेकिन मांझी जी की तरफ तो बीजेपी भी ललचाई नजरों से देख रही है कि मांझी जी आ जाएं हमारे साथ। अब इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन ललचाने के सिवाय अगर भाजपा को, आज भी मैं कहता हूँ कि भाजपा 2-3 मुद्दा हम लोगों का है जो नरेंद्र मोदी जी से हम जब एनडीए में थे तब ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप शेड्यूल कास्ट का चैंपियन बन जाइएगा। भाजपा लोग शेड्यूल कास्ट को विरोधी मानता है और हम जब आपके साथ हैं तो हमको गाली देता है, लेकिन हम उस गाली को प्रशंसा में बदलना चाहते हैं। उसके लिए 3 काम कर दीजिए। एक काम तो कर दीजिए कि प्रमोशन में आरक्षण का प्रोविज़न कर दीजिए, दूसरा जुडिशियरी में आरक्षण का प्रोविज़न कर दीजिए, और तीसरा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम आप लागू कर दीजिए। सारा हिंदुस्तान का दलित आपके साथ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने किया नहीं। आज भी मैं कहता हूँ कि बाबा साहब का कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और लोहिया जी या बाबे साहब की बात है कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, अगर ये व्यवस्था हो जाए तो ना आरक्षण का झगड़ा होगी और न जाति पात की झगड़ा होगी। तब आप बीजेपी के साथ हो सकते हैं? हम कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की बात होगी तो गठबंधन हमारा साथ हो सकता है। बीजेपी से कोई एलर्जी नहीं? बीजेपी से पार्टी में हम थोड़े जाएंगे, लेकिन गठबंधन में हम साथ हो सकते हैं अगर ये 3 मुद्दा, जुडिशियरी में आरक्षण, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और प्रमोशन में आरक्षण का मामला कर दे, तो हम उनके गठबंधन में साथ हो सकते हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी बहुत ही बेबाकी के साथ बात करते हैं, जो अंदर है वही बाहर है, और इन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी से परहेज नहीं है। बीजेपी के साथ गठजोड़ गठबंधन हो सकता है, बशर्ते बीजेपी इनकी 3 मांगे मान ले। और वो क्या मांगे हैं आपने सुन ही लिया। तो कुछ भी राजनीति में असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जीतन राम मांझी तेजस्वी की भूमिका से जरूर दुखी हैं कि उन्होंने जो घटक दल के लोग हैं उनका ध्यान नहीं रखा और खुद 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गए और न किसी को बुलाया, अकेले चुनाव मैदान में हैं और तीसरे नंबर के खिलाड़ी बनकर रह गए। आपको जीतन राम मांझी का ये दावा दमदार लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपके सहयोग से 1 साल के अंदर 5,20,000 लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 10 करोड़ व्यूज मिले हैं। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ?
एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर।